हम एक हो जाएं। यूनिटी, भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अखंड यूनिटी। बड़ा नुकसान हुआ हम दोनों का। और जब जब टूटते हैं तो कमजोर होते चले जाते हैं। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक ही भूमि के हिस्से हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए, ये बहुत बड़ी ताकत थी। बांग्लादेश भी बात को टूटा तो ये तो पूरा एक था। ये तो दुनिया का बहुत बड़ी आबादी थी और बहुत बड़ी ताकत थी और बहुत बड़ा टैलेंट था ये। और कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा, शायद हमारे ही द्वारा इन सब का एक संघ बनेगा और आईपी, इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा इनविंसिबल पावर। ये मजहब की बुनियाद के ऊपर नफरत जिस दिन जब खत्म होगी तो फिर इनकी चाहे वो मुल्क दोबारा एक हो जाए, चाहे इनकी वैसे ही कन्फेडरेशन बन जाए, बन जाएगी तो फिर दुनिया के अंदर खला को पूरा करने वाला तो सिर्फ ये मुल्क होगा। लीडरशिप ये लेंगे, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। वॉर इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जितनी बड़ी सी बड़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं, सब मेज पर बैठकर ही सॉल्व हुई हैं। कब तक तुम F-18 पर बैठ के ईद का चांद देखोगे और कब तक हम राफेल पे खड़े होके ड्रिप इरिगेशन करेंगे हिंदुस्तान में? अगर हम वो सारा पैसा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में लगा दें तो अगले 10 साल में तुम्हारी भी वाह वाह और हमारी भी वाह वाह। दुनिया में पिछले साल पहले नंबर पर, टॉप पर 2020 में भारत है, हिंदुस्तान है, जिसने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। किसके लिए खरीदे? चीन और पाकिस्तान की वजह से। अगर सरहदें एक हो तो फिर नहीं जरूरत थी ना। अगर वो सरहदें नहीं होती तो लोगों की भलाई पे खर्च होता ना। वो जो पाकिस्तान भी ज्यादा पीछे नहीं रहा, शायद 5वां नंबर है उसका, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं। दुनिया का अपनी इकोनॉमी तबाह है, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हथियार खरीदना वो कहते हैं मजबूरी है हमारी। जितना भी खरीद सकते हैं उतना खरीदें। ये दोनों के बच जाएंगे ना अगर दरमियान में जंग ना हो, और जंग नहीं होना तो रोक नहीं सकते। ये सरहदें ही खत्म हो जाए। नाराज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझने की जरूरत है। 100 साल तक यूरोप आपस में लड़ता रहा, 100 इयर्स वॉर, और आज यूरोपियन यूनियन, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग रहे। आज जर्मनी एक महाशक्ति है, सब मिलकर चल रहे हैं। यूरोप कमजोर हो गया था, इन्होंने यूनियन बनाई अपनी। आपस में लड़े थे, कमजोर हो गए थे, तो उसके फौरन इन्होंने ये तय किया कि हमें फिर लड़ना नहीं चाहिए आपस में। आपस में एक दूसरे के यहाँ जाने के लिए कोई वीजा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, गाड़ी चलाते हुए जा सकते हैं। उनका अपना पासपोर्ट, एक सिंगल पासपोर्ट जो है यूरोपियन यूनियन का भी है, कहिए हमारा पासपोर्ट है, हम यूरोपियन यूनियन के हैं। और उसके अलावा कोई कहीं जाके किसी भी जगह मुलाजमत कर सकता है, उसके लिए किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोई इन मुल्कों में से आपस में किसी भी जगह जाकर कारोबार कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो एक बड़ी कामयाब यूनियन था। वो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनकी यूनियन बनी। एक यूनियन एशियन जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी को तो खैर बात को शामिल किया था, उस वक्त फिलीपींस और थाईलैंड, इन लोगों ने मिलकर बनाई। एक अरब ममालिक के अंदर, ये मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ मुल्कों की यूनियन, ये भी एक अच्छी यूनियन बनी जो UAE कहलाती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये मुल्क भी बहुत गरीब थे, तेल की दौलत भी आई और इस कोऑपरेशन की वजह से इन्होंने भी बहुत तरक्की की। सारे इलाकों ने पहले के मुकाबले में काफ़ी तरक्की की जब से उनकी ये यूनियन बनी। तो सार्क ममालिक, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनकी यूनियन बनाने की कोशिश तो की उस तर्ज के ऊपर, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। और वो यूनियन नाम तो एक है, लेकिन पहले ही दिन से वो नाकाम थी। इसलिए नाकाम थी कि इसमें दो जो सबसे बड़े मुल्क थे या सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, इनकी हमेशा से जंग चली आ रही। जब से ये अलग मुल्क हुए दो, ये तब से आज तक इनकी जंग चली आ रही है। तो इनका बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से टकराव था। तो ये हो जाना कि दोनों का अब दरमियान में वीज़ा भी ख़त्म हो जाए, चाहे जो यहाँ का आके वहाँ मुलाजमत कर ले, चाहे जाके वहाँ मुलाजमत कर ले, आपस में फ्री ट्रेड हो जाए, तो इसका तो कोई तस्वुर ही नहीं था। तो फिर ये यूनियन को तो नाकाम होना था और वो आज तक है नाकाम, ये सार्क कंट्रीज की।
ये तो तभी मुमकिन है, और ये हो सकता है, मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है कि जब ये टूटे थे वो फिर एक हो जाएं। अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। अमेरिका से मिला हुआ क्यूबा है, बहुत छोटा सा मुल्क है, और हमेशा कट्टर मुखालिफ रहा है इनके, यूएसए के। उस पर हमला करके नहीं कब्जा कर सका अमेरिका आज तक। आज की दुनिया में कहीं हमला करके किसी मुल्क को नहीं जीता जा सकता, ये एक रियलिटी है। अब अगर हिंदुस्तान चाहे कि पाकिस्तान को जीत लेगा, ये हो सकता है कुछ एरिया के अंदर घुस जाए, वो भी वापस करना पड़ जाए। 1965 में जंग हुई, कुछ हिस्से में ये बढ़ गए थे, कुछ वो बढ़ गए थे, सीज फायर हुई, दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर वापस आ गए। आज की दुनिया का जो पावर गेम है वो ऐसा ही है। पहले जाके लड़ते थे, फौजें कब्जा करती थी और कब्जा करके वहीं रहती थी और वहीं हुकूमत करती थी, फिर वहीं की इकोनॉमी चलाती थी, वहाँ से अपने देशों को माल भेजती थी, वहाँ की दौलत भेजती थी। ये अब नहीं होता कि वहाँ पर रहकर खुद हुकूमत कर लें। ये उसके बाद से सेकेंड हाफ से 20वीं सेंचुरी के ख़त्म हो गया। अब अगर रीयूनिफिकेशन होता है तो डिप्लोमेसी से होता है, और उस डिप्लोमेसी में दोनों के मफाद होते हैं, तब होता है, वरना नहीं होता। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। विभाजन हिंदू नहीं कराता, विभाजन मुसलमान नहीं कराता, विभाजन अंग्रेज भी नहीं करा सकते, उनके बस की बात नहीं है। विभाजन सिर्फ नफरत कराती है। घटना नफरतें पैदा हो जाती हैं तो दो सगे भाइयों के घर में दीवार खड़ी हो जाती है। नफरत अगर प्रेम में बदल जाए, मोहब्बत में बदल जाए तो दीवार गिरती भी है। हमने गिरते हुए देखी है। देशों के बीच की दीवार आपने देखी है, पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच की दीवार गिरी या नहीं गिरी, और एक देश बन गया। यहां भी अगर नफरतें खत्म हो जाएं, असल काम यह है नफरत खत्म हो जाए तो खिड़कियां खुलेंगी। मैं सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान तक की बात नहीं कर रहा, मैं उससे आगे तक की कह रहा हूं, जहां पे भरत खंड था, कभी टूटी थी किसी वजह से तो वह तब भी नफरत रही होगी। हमारा अपना उदय जो इतिहास ने देखा, उसके पीछे इतिहास की आंखें बंद है। इतिहास का जन्म हुआ तब उसने हमको देखा, राष्ट्र के रूप में ही देखा। इतना प्राचीन हमारा राष्ट्र है। 1947 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान 1947 में टूट गए, एक विभाजन हो गया। लेकिन जब सीमाएं अफगानिस्तान भी था और ईरान भी था और इंडोनेशिया भी था और मलेशिया भी था और थाईलैंड भी था और कंबोडिया भी था, कोरिया भी था, जापान भी था, ये कब टूटे थे? ये भी तो विभाजन कभी हुआ था। हाँ, हमारे आधुनिक इतिहास, आज के आधुनिक इतिहास में नहीं है। इतिहास, इस इतिहास के लिखे जाने से पहले कभी टूटा होगा, था तो ये भी कभी टूटा था। तो अंग्रेज भी नहीं थे, उनके पास सत्ता नहीं थी, उनके पास पावर नहीं थी, मुसलमान थे ही नहीं जो आज मुसलमान कहलाते हैं। ये विभाजन किसने कराए थे? ये तो यहीं के लोगों ने कराया। इधर हिंदू कुश से लेकर उधर आराकान तक हिमालय को बीच में लेते हुए, तो हिमालय के दोनों बाहों में समुद्र पर्यंत की जो भूमि थी वो पहले से विविध प्रकार का भूगोल, सब प्रकार की आबोहवा ऐसी ही थी, और इसलिए ये सब अनेक बन गया। नमाज नमा और रजा की संधि से बना है, ये अरबी का वर्ड ही नहीं है, कहीं नहीं अरबी भाषा में नहीं आया। अरबी में तो सलात कैसे अजान होती है, हय्या अला सलात, आओ सलात की तरफ। नमा अज, अजन्मे को नमन करना, तो ये तो इस मूल उपासना का अपना नाम यहाँ की भाषा में ले रहे और जानते नहीं। लेकिन बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये लोग नहीं ले रहे, हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश चलो अभी अलग हुआ था, वो भी इसे नमाज बोलते हैं। श्रीलंका और नेपाल के मुसलमान भी नमाज बोलते हैं। लेकिन वो सारे जितने ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान और कजाकिस्तान और वो जो सोवियत यूनियन टूटकर जितने टुकड़े हुए थे, उन सब जगहों के ऊपर इसे नमाज कहा जाता है, सलात नहीं कहा जा सकता। उसके आगे अरब और अफ्रीका में इसे कहते हैं सलात।
ब्रिटिश और यूएसए के अंदर कहते हैं वी आर गोइंग टू ऑफर सलाह, ये नमाज बोला जाता है। फिर हम इधर चलते हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, कोरिया है, इन सब जगहों पे जो मुसलमान है वो इसे नमाज बोलते हैं। तो ये नमाज का शब्द जो है ये सीमाएं बता रहा है हमें कि ये एक प्रमाण यहां से मिल रहा है, ये सीमाएं बता रहा है कि भरतखंड जो है ये कितना बड़ा था, हमारा किस जगह, उन सारे हिस्सों के अंदर मुसलमान इसे सलाह नहीं कहते, नमाज कहते हैं। अखंड भारत की बात करते तो डरने की क्या बात है, लोग डर जाते हैं। कब होगा, डरना छोड़ देंगे तब होगा। भाई जो था वो होने में क्या दिक्कत है, होगा। परंतु हमको उस भारत को बनकर सपना देखना पड़ेगा। ये अखंड भारत का जो नक्शा जगह जगह मैंने अपने कुछ मित्रों के यहाँ देखा है, खास तौर से संघ परिवार के मित्रों के यहाँ, वो भी बड़ा छोटा नक्शा है, गलत है वो। ये हिस्सा तो जिसे वो अखंड भारत कहते हैं ये हिंदुस्तान था। तो फिर भारत किसे कहा गया था? भारत तो ये सारे विश्व को कहा गया था ओरिजिनल शुरू में, लेकिन मनु महाराज का जिन्होंने कहना नहीं माना वो सारे के सारे डूब गए, वो सिर्फ कश्ती के लोग बचे। क्या हो अगर वर्ल्ड मैप से ये सारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हट जाएं? जी हाँ, नो बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड। एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जब ये वाकई दुनिया की लीडरशिप हाथ में आएगी, तो उस वक्त वो जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो प्रोसेस पूरी दुनिया को यूनाइट कर सकता है। ये शेख चिल्लियों की बातें नहीं है, वो चीज जो अल्लाह ने फरमाया था अर्दुल्लाह अन्नास के लिए। ये जो बाउंड्रीज हैं आज जो हम देख रहे हैं, ये जियोग्राफिकल से ज्यादा पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो कि नेचुरल नहीं है बल्कि मैन मेड, यानी कि हम लोगों ने ही इनको बनाया है। और ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है। जैसे जब कोई देश किसी और देश को या किसी एरिया को कैप्चर कर लेता है तो उसकी बाउंड्री बदल जाती है। ये तो जिसके पास पावर आती गई वो अपने टुकड़े बनाता गया और फिर वहां से चले आ रहे हैं, कभी एक दूसरे पे कब्जा करके था, कोई बड़ा कर लेता है, कोई छोटा हो जाता है। असलन पहले ये डिविजन्स नहीं थे। तो अगर हम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हटा दें और ये कंट्री कंट्री की गेम खेलनी बंद करके वन वर्ल्ड, एक धरती को अपना घर मान लें, तो दुनिया में किसी भी मेहनत करने वाले के लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी तो नहीं होगी। एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज विल बी कंपेरेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, जबकि आज की रेट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब उसमें बाउंड्रीज पे झगड़ा चल रहा है, इंडिया चाइना का, चाइना और भूटान का, पाकिस्तान और इंडिया का, तरह तरह से छोटे छोटे से इलाके की बाउंड्रीज पे झगड़ा चल रहा है खूब। हमारा है या तुम्हारा है? अल्लाह ने तो सारे इंसानों के लिए कहा वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, तुम सब के लिए जमीआ, तुम सब के लिए एक साथ मिलाकर जो कुछ यहाँ जमीन पर हमने बनाया, जमीन भी अल्लाह की और इस पर जो कुछ पैदा किया वो तुम सब के लिए। यहाँ किसी ने ज्यादा पे कब्जा कर लिया, किसी के पास कम रह गया। अगर दुनिया की पॉपुलेशन को इक्वली दुनिया में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो कोई बच्चा स्कूल मिस करके डेली वेज वर्कर नहीं बनेगा और कोई बीमार बिना दवाई के नहीं मरेगा, क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड देशों में लोग ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज बहुत कम हैं। वेयरएज़ डेवलप्ड देशों में उसका उल्टा है, लोग कम हैं, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है कि एक बच्चा जो इंडिया के एक गांव में पैदा होता है उसको वो अपॉर्चुनिटीज शायद कभी नहीं मिलेंगी जो उसी दिन उसी टाइम एक और बच्चा जो पैदा होता है यूएस के किसी गांव में, उसका बर्थ राइट बन जाता है। ये सब सिर्फ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के चक्कर में। जब किसी एक जगह फाके होंगे तो जिनके पेट भरे हुए हैं वो अपने किसी की, जिसके पास ज्यादा है वो वहां भेज देगा, जिसके पास ज्यादा नहीं है तो अपने एक वक्त की रोटी तो उसे दे देगा कि एक वक्त मैं खाऊंगा, एक वक्त तुम खाओगे, तब भूख से कोई नहीं मरेगा। आजादी तो वो है, और वो सिर्फ इन सीमाओं की नहीं है, वो पूरी दुनिया की है, पूरे विश्व की है। हमारे शास्त्रों ने यही कहा था कि पूरा विश्व भारत है। अब हम आज इतने हिस्से के भारत के ऊपर गर्व करते हैं जितना टूटकर हमें मिला है, टूटते टूटते जिस जगह आ गए। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगी। हमारी आजादी तभी होगी जब दुनिया का इंसान आजाद हो जाएगा, जब उसको किसी जगह जाने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर दुनिया में कोई बॉर्डर्स ना हो तो इंटरनेशनल ट्रेड काफी आसान हो सकता है। दो आई डोंट नो फिर उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे या सिर्फ ट्रेड बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ वन नेशन वन वर्ल्ड होगा। पर हाँ, ट्रेड काफी हद तक बढ़ जाएगा। ये जमीन तो पूरी की पूरी पृथ्वी, जब यहां पर इंसान आया तो ये देश नहीं थे, ये सीमाएं नहीं थी, ये रेखाएं नहीं थी,
इंसान हर जगह जा सकता था, हर जगह से एक जगह से दूसरी जगह आ सकता था। बिजनेस के लिए जाते थे, एक जिसे आज हम देश कहते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाते थे, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। उसी तरह लाइफस्टाइल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर जैसी और भी कई सेक्टर्स सब एक दूसरे को सपोर्ट करके, एम्पावर करके एक अच्छी वन वर्ल्ड बना सकेंगे। बेपनाह अपॉर्चुनिटीज है सबके लिए, अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी, दोनों के लिए बेपनाह अपॉर्चुनिटीज। जब जुड़ते हैं तो उसके अंदर भला होता है सबका। नो वॉर, वेपन्स। शायद सबसे अच्छी बात यही हो कि जब कंट्रीज ही नहीं होंगी तो उनके बीच में वॉर्स कहां से आएंगे। सो नो मोर वर्ल्ड वॉर्स इन द वर्ल्ड। सोचिए, जितना पैसा वेपन्स, आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने में लगता है, वही पैसा हेल्थ केयर और एजुकेशन में लग सकता है। बिकॉज फिर ना आपका कोई देश है और ना देश का बॉर्डर, फिर तो पूरी धरती आपकी है विद नो बॉर्डर। सोचिए, अगर ऐसा होता तो शायद जापान पर अमेरिका ने अटैक नहीं किया होता, कोई ऐसे वेपन्स डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जिससे ह्यूमैनिटी को खतरा हो। फिर हर देश ने अपनी अपनी सीमाओं के ऊपर फौजें इकट्ठी कर दी। बेपनाह दौलत दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बजट जिस चीज के ऊपर पैसा लग रहा है वो हथियार खरीदने पर लग रहा है, इसलिए कि एक दूसरे के ऊपर या हमला करना है या एक दूसरे से सुरक्षा अपनी करनी है। अगर ये सरहदें टूट जाएं सारी दुनिया में तो हथियारों की जरूरत नहीं होगी, फौजों की जरूरत इसके लिए नहीं होगी कोई सीमाओं की रक्षा करें। ये सारी दौलत जो दुनिया में पहले नंबर के ऊपर बजट का जो हिस्सा है, जो डिफेंस के ऊपर लगता है, ये दुनिया के उन लोगों के लिए जिनके पास कम है, जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उनकी भलाई के ऊपर लगेगा। ये वर्ल्ड से ये सारे बॉर्डर्स हटा दिए जाएंगे तो होगा एक बड़ा रेवोल्यूशन। हमारा स्वराज का और हमारा आज़ादी का और हमारा अखंड भारत की कल्पना, हमारा तसव्वुर ये है कि सारी दुनिया कभी भारत थी, पूरा विश्व भारत था। वो तकसीम होता गया, जब कभी भी हुआ, तारीख में जब भी हुआ हो, नफरतों की वजह से। तो फिर आज़रबाईजान से लेकर जापान तक ये था अखंडित भारत टूटने के बाद। अखंड भारत नहीं, अखंड भारत तो पूरा विश्व था। ये तसव्वुर और ये कल्पना हमारे वर्ग के लोगों की है। इसके पीछे हमारे कुछ तथ्य हैं, कुछ सबूत हैं, ये खाली ऐसे ही कुछ गढ़ नहीं लिया गया है। आई नो काफी इम्पॉसिबल सा लगता है, पर मेरा पॉइंट है कि किसी ने एक बार सोचा एरोप्लेन बनाने के बारे में, लोग हंसे, लेकिन वो राइट ब्रदर्स लगे रहे और एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ। आज आप उसमें ट्रैवल करते हैं। आई वॉन्ट यू टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन डू एनीथिंग। हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, सोचने का, ड्रीम करने का, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको चैलेंज करने का। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्प्रैक्टिकल लगती है ये बात, ऐसा लगता है कि शायद व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जितनी भी तहरीकें, जितने भी इनकलाब उठे, कभी ऐसा ही होता था कि जब लेकर कुछ लोग उठे तो वो नामुमकिन लगते थे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिए चले जाएं, और हमें विश्वास है, मुझे यकीन है कम से कम आखिरी तौर पर कि ये होगा एक दिन। ये पूरी जमीन एक होगी, ये सारी मानवता, सारी इंसानियत एक होगी, लेकिन इसकी किसी जगह से तो शुरुआत होगी। उस शुरुआत होने के लिए जहां से हो गई, जिस जगह से हो गई, वो विश्व गुरु होंगे।